Dear children, blessings to all of you. I hope all of my children will be happier, protected, blessed and boosted. और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी बच्चे इस सिचुएशन का, लॉकडाउन पीरियड का गुड यूज करते होंगे. Today we are going to have the second session in which we will be discussing about a bit more your career, and then we will be discussing about the basic things of biology. क्योंकि उस बेसिक थिंग्स के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं. आपको मैं एक सीरीज के रूप में लेके चल रहा हूं, स्टेप वाइज के रूप में लेके चल रहा हूं. आपको छलांग नहीं लगाना है. क्यों? क्योंकि छलांग अगर हम लगाएंगे तो हम गिर जाएंगे. माय चिल्ड्रन, द सिलेबस ऑफ नीट इज एन ओशन, इज अ ह्यूज ओशन. So we will be swimming in that ocean, but in that particular area where there will be more and more fishes, means questions. हम अपने सिलेबस के उस एरिया को खूब कूट कूट के पिएंगे जहां से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हों. तो मैं कोशिश किया हूं आपके स्टेप्स को दिखाने का. आप समझने का कोशिश करिए प्लीज. ये आपका फर्स्ट स्टेप है, यानी जहां आप अभी हैं, यहां आप अभी हैं. ओके, आप यहीं पे हैं. अभी आपको अभी बहुत दूर जाना है. आप फर्स्ट स्टेप में हैं. आपको धीरे धीरे स्टेप लेना भी मैं सिखाऊंगा. कहाँ पे ज़्यादा जोर लगाना है, कहाँ पे कम, कहाँ पे फास्टर, सब कुछ बताऊंगा मैं. ये जो मैं आप देख रहे हो, मैं 4 स्टेप बनाया हूँ. 1 2 3 4. ये आपका क्लास 11 का स्टेप है. क्यों? क्योंकि यहाँ से नीट का क्वेश्चन 60% आता है, और जो दूसरा स्टेप मैंने बनाया है 12 का, यहां से आपको नीट में 40% क्वेश्चंस आएंगे. अच्छा, क्यों सर आप पूछोगे? क्योंकि 11th में हमें 22 चैप्टर पढ़ना है, जबकि 12 में हमें 16 चैप्टर पढ़ना है. इसीलिए मैंने बोला कि द सिलेबस ऑफ 12 इज लच मच देन द सिलेबस ऑफ क्लास 11. और जितने भी बेसिक्स हैं सारा यही पढ़ना है. बस मेन 2 यूनिट हैं हमारे 12 में, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, और थोड़ा इवोल्यूशन, वो हम देखेंगे. आई मीन इकोलॉजी. अच्छा, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं. आपको बेसिक्स थिंग्स शुरू करेंगे, ठीक है. यहाँ पे आप चलते चलेंगे, चलते चलेंगे, चलते चलेंगे. आप जब सेकंड स्टेप लेने पे आएंगे तो क्या होता है कि 11th में आते 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 मैक्सिमम बच्चे, नहीं कहना चाहता हूं बट कहना पड़ेगा, अपने हारने लग जाते हैं. या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो वो डिस्करेज होने लग जाते हैं. मेरे बच्चे डिस्करेज नहीं होते हैं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, है ना. क्यों? क्योंकि आपने सपना बड़ा देखा है तो पूरा भी आप ही को करना है. हम तो केवल आपको साथ लेके चल सकते हैं. ओके, तो अगर आप साथ देंगे तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट 101% होगा. ओके, तो जब आप क्लास 11 को पूरा कर लेंगे तो सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, यानी आप 12 में आ जाएंगे. यहां पे सिर्फ 25% ऑफ होल स्टूडेंट इस नेक्स्ट स्टेज में जा पाते हैं, है ना. जाने के लिए सभी जाते हैं, लेकिन जो सीरियसली जैसा मैं चाहता हूं वो बहुत कम जा पाते हैं. तो जब आप यहां आएंगे तो यहां आपको 2 टेंशन होगा. एक नीट का टेंशन होगा और एक बोर्ड का टेंशन होगा.
कैसे इससे कोप अप करना है वो भी मैं बता दूंगा। और आप देख रहे हैं लास्ट में चिंटू झंडा फहरा के खड़ा है, और इस झंडे में क्या नाम है इस झंडे का? नीट। तो जो देख रहे हो कर्व्ड है, जिगजैग फैशन में है, ये लाइफ भी जिगजैग फैशन में चलता है, लाइफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। तो ठीक उसी तरह स्टडी भी जिगजैग लाइंस में चलते हैं। बहुत सारे बैरियर्स आएंगे, मे बी आपके हेल्थ, मे बी इकोनॉमी, मे बी रेगुलरिटी, मे बी कंटिन्यूटी, देयर आर सेवरल बैरियर्स, बट वी नीड टू कोप अप विथ ऑल द बैरियर्स. We, the teachers, will try to cope up all barriers, if any. Okay? तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप फिर मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। तो ये क्लास 11 और 12 का मैंने एक सिनारियो बताया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और लास्ट स्टेप नीट का है। यहाँ आप पहुँच जाएंगे, फिर आप डायमंड हो जाएंगे। ओके? तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक थिंग्स का, जो कि नॉर्मली टीचर्स नहीं बताते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। आज हम आपको 3 चीज बताएंगे। क्या क्या? एक तो प्लॉइडी बताएंगे, जिसके बिना आप एक चैप्टर भी आगे नहीं चल सकते हैं। आपको सेल्युलैरिटी बताएंगे और लास्ट में आपको थोड़ा सा क्रोमोसोम्स बताएंगे। तो 3 चीज डिस्कस करेंगे और तब फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आर वेरी फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको समझ गए तो आप पहला स्टेप समझिए पार कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप क्लासरूम सेशन करेंगे तो आपको मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा, यानी ढेर सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ट्रिक्स दूंगा। क्लासरूम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है, ये सभी को नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि सभी इसको यूज करना नहीं जानते। तो मैं जानता हूं कि क्लासरूम सेशन और वीडियो सेशन में बहुत अंतर है। मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं क्लासरूम सेशन के लिए। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ दे पाऊंगा, बट अंतर तो होता है क्लासरूम और वीडियो लेक्चर्स में। ओके, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, वी आर हेयर फॉर यू। ओके, बुरा समय ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है। चलिए, तो आज मैं आपको बता रहा हूं, पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं सेल्स की। तब आप कहोगे सर सेल्स तो हम क्लास 6-7 से ही पढ़ते आए हैं। जी जी, मैं भी उसे वही कह रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। हम सेल चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे बेटे, हम सेल के बेसिक्स बता रहे हैं। देखिए, सेल जो है हमारे पूरे शरीर में बेटे, हमारे पूरे शरीर में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल्स और एक होता है जर्म सेल्स। हमारे पूरे बॉडी में, किसी भी प्लांट या एनिमल के बॉडी में कितने टाइप के सेल्स? 2 टाइप के, एक सोमैटिक सेल, एक जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी बोला जाता है। सोमैटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी बोला जाता है और जर्म सेल्स को सेक्स सेल्स भी बोला जाता है। हमारे शरीर में सर से लेकर के पांव तक, हेड टू टो तक पूरा का पूरा सोमैटिक सेल्स है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पूरे शरीर में कौन सा सेल है? सोमैटिक सेल, एक्सेप्ट ये अगर मैं मेल की बात करूं और अगर मैं फीमेल की बात करूं, यानी मेल फीमेल में सोमैटिक सेल्स सेम होते हैं, इसलिए इसको मैंने डिवाइड नहीं किया। और जर्म सेल जो है मेल में कहां होता है ये सेल? टेस्टिस में। और फीमेल में जर्म सेल बेटे कहां होते हैं? ओवरी में, है ना। टेस्टिस और ओवरी, इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? गोनैड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? गोनैड्स। अच्छा, अब ये जो टेस्टिस है मेल का, ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। ये जर्म सेल है। और
ओवरी कौन सा जर्म सेल प्रोड्यूस करता है? ओवम, ठीक ना। और तब ये दोनों फ्यूज होता है, तब ये दोनों फ्यूज होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है और बन जाता है क्या? जाइगोट। और फिर जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो से क्या बन जाता है? गोलू भोलू चिंटू मिंटू बन जाता है, यानी ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना, है ना। अच्छा, नाउ अब जितने भी आप देखते हो, लिवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हिच सेल्स? सोमैटिक सेल्स। अच्छा, अब एक और चीज समझिए बेटा, प्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप नहीं सीखे तो आप फर्स्ट चैप्टर में भी फंस सकते हैं। प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या है, इसके कितने, सब कुछ बताऊंगा, आज नहीं चैप्टर में, अभी मैं केवल बेसिक्स बता रहा हूं। यानी माता पिता का गुण उसके बच्चों में जाता है, किसके कारण? क्रोमोसोम के कारण। यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जीन्स होता है, ओके। तो ये क्रोमोसोम क्या है? इसमें गुण रिकॉर्डेड होते हैं, किस रूप में, वो सब आगे देखेंगे। अच्छा, हर स्पीसीज में, मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, हर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता। अगर आप ह्यूमन की बात करें, होमो सेपियंस की बात करें, तो होमो सेपियंस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो कितना होता है? 46। अब समझिए इसका खेल। ये 46 जो है बेटे, ये दो भाग में बांटा गया है, ओके। जो दो टाइप के क्रोमोसोम्स हमारे शरीर में होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। मैं क्या बोल रहा हूं? एक होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। और ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है बेटे, ये पेयर में होते हैं। तो कितने पेयर हो जाएंगे? 23 पेयर्स हो जाएंगे ना। ऑटोसोम में 22 पेयर आता है। ऑटोसोम में कितना पेयर? 22 पेयर आता है। और एलोसोम में कितना पेयर? 1 पेयर। सब दिखाऊंगा भी अभी डायग्राम, ओके। तो 22 पेयर यानी टोटल 44 क्रोमोसोम क्या कहलाता है? ऑटोसोम। एक से लेकर के अगर पेयर की बात करें, फर्स्ट पेयर से लेकर के 22nd पेयर तक का जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम कहलाता है। और ये हमारे बॉडी का सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, देखना, खाना, पीना, सोना, हंसना, एवरीथिंग, सिवाय एक चीज का ये नहीं करता, वो क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का कंट्रोल ये 1 पेयर करता है ना। तो अब ये 1 पेयर मेल फीमेल में बट जाएगा। अगर लास्ट पेयर यानी 23वां पेयर जो है XX है तो ये बेबी गर्ल होगी। और अगर 23वां पेयर XY है तो ये क्या होगा? बेबी बॉय होगा, है ना। यानी एक बात याद रखिएगा कि ये जो एलोसोम होता है बेटे, ये कहाँ होता है? स्पर्म और ओवम में होता है। और हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, इसमें कौन क्रोमोसोम होता है? बोलो। ऑटोसोम होता है ना। और यही रीजन है, सुनना, सुन, ए बाबू, ए लाल बाबू, सुन। अगर कोई बंदा है, मान लो, है ना, तो आप क्या बोल रहे हो कि इनके गोनैड्स को छोड़ करके सारा ऑटोसोम है ना। लेकिन माता पिता का गुण उनके बच्चों में किससे जाएगा? एलोसोम से जाएगा। और यही रीजन है कि अगर मान लो इस बंदे को ब्रेन कैंसर है, मान लो, फिर छुटा देंगे इसका ब्रेन कैंसर है, ठीक, क्या ये इसके अगले प्रोजेनी में बच्चे में जा सकता? अरे नहीं जा सकता है यार। क्यों? क्योंकि ब्रेन सेल कैसा सेल है? सोमैटिक सेल।
और सोमैटिक सेल में कौन क्रोमोसोम होता है? ऑटोसोम। लेकिन बच्चों में कौन क्रोमोसोम जाता है? एलोसोम। तो हाँ, अगर मेल के टेस्टिस वाले सेल में या स्पर्म में कोई म्यूटेशन उत्परिवर्तन हो जाए, रेडिएशन हो जाए, या ओवरी में या ओवम में रेडिएशन हो जाए, तो श्योर है कि इसके प्रोजेनी में वो डिजीज जाएगा ही जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब प्लॉइडी समझो। जब मम्मी पापा देते हैं आपको, तो देखिएगा एक सेट आपके पास कितना क्रोमोसोम है? बोलो 46। अब इसमें एक सेट आपको मम्मा देती, एक सेट आपको पापा देते। एक सेट में कितना क्रोमोसोम होता है? 23। यानी स्पर्म में कितना होगा क्रोमोसोम? 23। 22 कौन? ऑटोसोम। एक कौन? एलोसोम। मम्मा भी कितना देंगी? 23। 22 कौन? ऑटोसोम। एक कौन? एलोसोम। तो मम्मा ने आपको जो है, पापा ने आपको कॉपी करके 23 क्रोमोसोम दे दिया, मम्मा ने आपको कॉपी करके 23 क्रोमोसोम दे दिया, है ना? यानी ये स्पर्म, ये ओवम, ये दोनों फ्यूज कर गया और जाइगोट बन के बेबी बन गया, है ना? तो अब देखो किसको बोलते हैं? एक सेट। यानी ऐसे समझो, एक सेट किसने दिया? पापा ने, स्पर्म के द्वारा। एक सेट किसने दिया? मम्मा ने, ओवम के द्वारा। अब एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 23। मान लो ये एक सेट है ना? मैं भी जानता हूं ये 5 है, मानो ना 23 है। अच्छा ठीक है, मान लो कितना है? 23। ये कितना? 23। 23 यानी एक सेट। एक सेट मार्केट जब जाते हो, मान लो तुमको अपनी मम्मी के लिए एक गिफ्ट लेना है, बैंगल्स, चूड़ियाँ लेना है। आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको मान लीजिए एक पूरा बैंगल का जो सेट होता है वो पसंद आ गया। आप बोलोगे भाई हम स्टूडेंट हैं, इसमें से कुछ बैंगल्स, चूड़ियाँ हमको निकाल के दे दीजिए, मम्मा को गिफ्ट करना है। क्या वो देगा? बोला नहीं। बोलेगा नहीं बेटे, ये अगर देंगे तो हम सेट ही देंगे, वरना नहीं देंगे। और इसी तरह पापा अगर चाहे, मान लो आपको मम्मा बहुत मानती है तो अपने 46 में से आपको जो है 40 दे दी, पापा कम मानते हैं तो सॉरी, ऐसा नहीं होता है। पापा अगर देंगे तो एक सेट ही देंगे, उसे निकाल के नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी तरह मार्केट में अगर कोई चूड़ियों का सेट है तो वो आपको सेट ही देगा, एक नहीं निकाल सकता है। क्यों? अरे भाई पेयर्ड होते हैं। एक उंगली में दे सकता हूं आपको, क्या हाथी दे सकता हूं ना? पौधा कहीं का, लेला कहीं का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेला पौधा कहने पे बुरा लगता होगा, लगे फिर भी मैं कहूंगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, समझो ना प्लीज। मैं कह रहा हूं एक सेट कितने क्रोमोसोम? 5। मार देंगे 23। एक सेट कितने क्रोमोसोम? 23। 23 मिला स्पर्म, 23 मिला ओवम, कितने हो गए? 46। एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। लेकिन मम्मा तो एक ही सेट दी ना। एक सेट बराबर कितना क्रोमोसोम ह्यूमन में? 23। एक सेट के 23। तो एक सेट को एन बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। एक सेट, या तो एक सेट बोलेंगे, या तो 23 क्रोमोसोम बोलेंगे, या तो हैप्लॉइड बोलेंगे, या तो एन बोलेंगे। और पापा ने एक एन दिया था, मम्मा ने एक एन दिया था, दोनों मिल गए। यानी स्पर्म क्या था? एन था। क्यों सर? अरे भाई देखो ना, एक सेट है, ओवम एन है, हैप्लॉइड है। क्यों सर? अरे 23 क्रोमोसोम है भाई साहब। अब जाइगोट क्या हो गया? तो एन एन मिला तो क्या हो गया? 2n हो गया। यानी अब एम्ब्रायो और ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम आ गए? 46 आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपको कोई पूछे कि आपका प्लॉइडी क्या है तो आप क्या बोलेंगे? n कि 2n? 2n बोलेंगे आप, है ना? तो आई होप कि आप प्लॉइडी समझ गए होंगे। ओके, अच्छा। नाउ अब बेटे आपको मैंने क्रोमोसोम भी थोड़ा समझा दिया, आपको मैंने सेलुलैरिटी भी समझा दिया। इतना आपको याद रखना। अच्छा एक बार थोड़ा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताते हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से।
ये मान ले बेटा कि ये क्रोमोसोम है, मान लो ये क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। और इसके अंदर कौन होते हैं, तो इसके अंदर डीएनए होते हैं। या ऐसे समझाऊं मैं, रुको एक मिनट, जस्ट वेट। मान लो कि ये कोई आदमी है, इनके हर सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे बेटे, ऐसे समझो। ये पहला पेयर मान लो, ये दूसरा पेयर मान लो, पेयर है, देख रहे हो, जोड़ा है। मतलब हर क्रोमोसोम बेटे जब मिलते हैं ना स्पर्म और ओवम, तो जो जिस साइज का होता है उसके साथ मिल जाता है। जैसे देखो ये इस साइज का इसके साथ मिल गया, तो ऐसे होते हैं। कहने का मतलब कि ये वाला पेयर इसके साथ नहीं मिल सकता। क्यों सर? अरे भाई साइज वैरी करता है ना, इसलिए समझा करो बात को, है ना। तो जो क्रोमोसोम का साइज जिसके जैसा होगा उससे पेयर कर जाएगा। ओके, तो पेयर कर गया 1 2 3, ये थर्ड पेयर, ये थर्ड पेयर। इसी तरह करते 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 मान लीजिए बेटे ये हमारा कौन सा पेयर है, 22nd पेयर है, मान लो 22वां पेयर है। तो 44 हो गए ना यहाँ तक। हाँ, अब जो लास्ट पेयर है वो क्या है, 23rd पेयर है। कौन है, 23rd पेयर है। अगर ये क्रोमोसोम XX है तो डेफिनेटली बेबी गर्ल होगी, अगर ये क्रोमोसोम XY है तो डेफिनेटली बेबी बॉय होगा। तो 1 से लेकर के 22 तक आपने क्या बोला था, ऑटोसोम, ठीक ना, क्या बोला था, ऑटोसोम। 23rd पेयर को क्या बोला था आपने, एलोसोम। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है, ऑफ कोर्स यार एलोसोम करता है ना। तो अगर एलोसोम में कोई गड़बड़ी हुआ तो वो इनहेरिट होगा, मतलब माता पिता का गुण जो भी है, बैड गुड, वो किस में चला जाएगा, ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा ना बेटे। तो ये बात याद रखिएगा। हाँ, तो ये था आपका क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट। अच्छा एक रुको, वेट, रुको, इसी में एक चीज और भी दिखा दूंगा ना, तो आप समझ जाओगे सारी बातें। तो यहाँ मैंने 1 2 3 4, यहाँ मैंने मान लो 22nd बताया था, ये 22वां था हमारा, और ये 23वां पेयर था। सारे सीरीज में होते हैं बेटे। अच्छा, अब आपका जो डीएनए होता है ना, आपका जो डीएनए होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे यहाँ डीएनए है, फिर ये यहाँ आएगा ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक डीएनए मतलब सीरीज में होता है। ऐसा मत समझना कि अलग होता है, यहाँ भी, यानी ये पूरा जो डीएनए होता है बेटे, ये 2.5 मीटर का होता है। 2.5 मीटर समझते हो ना, 2.5 मीटर का होता है। और ये 2.5 मीटर का डीएनए कितने क्रोमोसोम में घिरा हुआ होता है, 46 क्रोमोसोम। नहीं बोलोगे 46 तो 23 पेयर बोल लो, नहीं बोलोगे 23 एन बोल लो, नहीं बोलोगे एन हैप्लॉइड बोल लो। अरे कुछ तो बोलो, गोंगा कहीं का, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, समझा करो। ए बाबू मेरा, नूनू बाबू, ए सुन, अगर एन होगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हैप्लॉइड। या क्या बोलेंगे पुत्र जी, या तो एन बोल सकते हैं, या तो हैप्लॉइड बोल सकते हैं, या तो 1 सेट बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर 2n होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिप्लॉइड। डाई मतलब 2, डिप्लॉइड से डाई मतलब 2, अपलॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जब भी बात होती है तो नंबर ऑफ सेट की होती है। तो इसमें कितने सेट हैं, 2 सेट हैं। तुम लोग क्या हो, डिप्लॉइड हो, डिप्लॉइड कहीं का, समझा करो बात। अच्छा, अगर 3n लिखा होगा बेटे तो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, यानी उसके पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 3 सेट होंगे। अच्छा, 4n लिखा रहेगा तो टेट्राप्लॉइड होगा। टेट्रा मतलब टेट्रा या क्वाड मतलब 4। ये सारे प्रीफिक्स सफिक्स में लिखाऊंगा आपको, मैं 150 सफिक्स प्रीफिक्स लिखाऊंगा आपको, बट अभी नहीं। अगर 4 सेट होगा तो टेट्राप्लॉइड यानी 4 सेट होगा, है ना। तो इसी तरह, और इससे ज्यादा होगा तो उसको पॉली मतलब मेनी, प्लॉइड मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइड होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये बात है। ओके, तो आई होप कि आपको प्लॉइडी समझ में आ गया होगा। तो अच्छा,
बचपन में मतलब क्लास 8-9 तक आपने सेल डिवीजन कितने प्रकार का पढ़ा था बेटे? 2 टाइप का। रुको ना, तुम लोग का कोई ठीक नहीं है यार, मुझे आप सभी पे खूब भरोसा है, खूब, लेकिन बात जब लर्न की आती है तो पता नहीं क्यों मेरा विश्वास डगमगा जाता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो सेल डिवीजन का, क्योंकि जब आगे मैं चलूंगा ना तो बेसिक्स मैं नहीं बताऊंगा, बस डरा रहा हूं, नॉट वेल। कितने प्रकार का पढ़ा था? 2, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होता है बेटे वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। क्यों, ये सब बताऊंगा आपको चैप्टर में। इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। दोनों में मेन अंतर समझो प्लीज। माइटोसिस एक ही बार होता है, कोई दो स्टेज नहीं है, यानी एक सेल अगर है तो ये क्या करेगा बेटे? 2 मदर सेल में, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा, यानी एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बनाएगा। किसमें? माइटोसिस में। लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर मदर सेल में 23 पेयर यानी एक एन था, हैप्लॉइड था, तो ये भी कौन जो डॉटर सेल होंगे वो भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अच्छा, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन था। कहने का मतलब कि एक मदर सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करेगा। कितना? 4। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि मियोसिस को कितने भाग में बांटा जाता है? 2 भाग में, मियोसिस 1, मियोसिस 2, है ना। तो अच्छा, मान लो ये 2n था, डिप्लॉइड था, मदर सेल डिप्लॉइड था, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम था, लेकिन इनके डॉटर सेल में अब कितने आ जाएंगे? n। क्यों सर? रिडक्शनल डिवीजन, ये एक सेट को घटा देता है। समझ में आया? ये बात है। तो माइटोसिस मेनली कहाँ होगा बेटे? सोमैटिक सेल्स में यानी बॉडी सेल्स में, और मियोसिस मेनली कहाँ होता है? जर्म सेल्स में। ऐसा नहीं जर्म सेल्स में माइटोसिस नहीं होता, लेकिन बॉडी सेल्स में मियोसिस नहीं होता, केवल माइटोसिस होता। जबकि जर्म सेल में दोनों हो सकता, मेनली मियोसिस होता और माइटोसिस भी हो सकता है। माइटोसिस में आप समझ गए, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लेकिन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। लेकिन अगर मियोसिस हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा बेटे, फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके, सो स्टे होम, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।